जिनका उद्बोधन सुनकर ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं अपना ये छोड़ दूं तो ज़्यादा बेटर है। हमारे को भी आज स्वदेशी का एक नया प्रवक्ता मिल गया। आपका ज्ञान, आपका उद्बोधन, और मैं समझता हूँ उसके पीछे जो तप है उसके कारण से आप जो यहाँ बोल रहे थे, तो औपचारिकता नहीं, वास्तव में अगर छोड़ देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, किंतु व्यवस्था का विषय है, इसलिए देखें कब महाराज जी का बाकी हमारे को मार्गदर्शन मिलेगा। ऐसे स्वामी पुष्करानंद जी महाराज यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के नाते से आई हुई, और मेरे ख्याल है मुख्य अतिथि के नाते से तो आई, लेकिन विनम्रता का जो संदेश एकदम देकर गई हैं। ऐसी हमारी बहन, नाम में ही है उनका प्रियमवदा, और अभी हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे पुरेंद्र जी कि प्रियमवदा का अर्थ रहता है मीठा बोलने वाली। हाँ, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, माँ सत्यम अप्रियम ब्रूयात, ये चलता है। ऐसी बहन डॉक्टर श्रीमती प्रियमवदा भसीन जी, जो जिनके एक्शन में भी जो है और स्वदेशी है, और जिनके वाणी में भी स्वदेशी है। उतने ही सकारात्मक ढंग से बोलने वाले डॉक्टर पुरेंद्र भसीन जी, हमारे को इन 2 दिनों में जिनका मार्गदर्शन सतत मिलना है, और वैसे भी संपूर्ण भारत में स्वदेशी आंदोलन को जिनका मार्गदर्शन, जिनके दिशा उद्बोधन प्राप्त होता है, ऐसे संपूर्ण जीवन जिन्होंने स्वदेशी के कार्य में लगाया है, और सारे भारत में लगातार सतत जिनका भ्रमण रहता है, स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक माननीय कश्मीरी लाल जी, हमारे इस मध्य क्षेत्र के और संयोजक स्वदेशी जागरण मंच के जो जबलपुर से आए हैं, वहाँ पर प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स के, ऐसे प्रोफेसर राघवेंद्र सिंह चंदेल जी। ये इतना उत्तम वो चल रहा है, शायद इस हॉल को गिनीज बुक में भी लिखा गया है। ऐसी ज़बरदस्त व्यवस्थाएं, और बड़े सहज रूप से स्वदेशी को अपना कार्य नहीं, वो स्वदेशी के ही कार्यकर्ता हैं अब। ऐसे हमारे अखिल भारतीय स्वदेशी जागरण मंच के हमारी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य श्री RP महेश्वरी जी यहाँ बैठे हैं सामने, श्री साकेत राठौर जी, हमारे यहाँ के प्रांत संयोजक श्रीमान श्रीकांत बुधोलिया जी, प्रांत संगठक केशव जी, इस वर्ग के वर्ग प्रमुख श्री संजीव गोयल जी, पंजाब के जो प्रचारक यहाँ पर आए हैं श्रीमान विनय जी, और उतने ही सम्माननीय सामने बैठे हुए बंधुओं और मातृशक्ति। ज़रा विचार वर्ग है और पद्धति से शुरू होना चाहिए, ज़रा थोड़ी कुछ छोटी मोटी सुस्ती भी आई हो तो वो भी दूर होनी चाहिए, तो इसलिए ज़रा उद्घोष लगाएंगे। मैं बोलता हूँ जय स्वदेशी, आप लोगों ने बोलना है जय जय स्वदेशी, जय स्वदेशी। हाँ, लगता है आवाज़ तो मध्य भारत वाली है भाई। हाँ ठीक है, अगर ठीक जा रहा है, क्यों बहन जी, ठीक है। जय स्वदेशी। मैं बोलता हूँ जब बाजार जाएंगे, हम सब लोगों ने बोलना है सामान स्वदेशी लाएंगे। जब बाजार जाएंगे, जब बाजार जाएंगे, मैं बोलता हूँ चाइनीज वस्तु छोड़कर, सबने बोला बोलो वंदे मातरम। चाइनीज वस्तु छोड़कर बोलो वंदे मातरम, चाइनीज वस्तु छोड़कर बोलो वंदे मातरम। ऐसे ही मैं बोलता हूँ स्वरोजगार अपनाएंगे, आप सब लोगों ने बोला देश समृद्ध बनाएंगे। स्वरोजगार अपनाएंगे, देश समृद्ध बनाएंगे। स्वरोजगार अपनाएंगे, देश समृद्ध बनाएंगे। भारत माता की। अभी सबके दोनों हाथ नहीं खड़े हुए, क्या बात है, काहे की सुस्ती है? भारत माता की जय कर रहे हैं भाई, हैं?
अपनी माँ की जय करते हुए संकोच गाएगा, भारत माता की। स्वदेशी का आदि श्लोक क्या है? जब वाल्मीकि महाराज जी ने रामायण लिखनी थी तो माँ निषाद वो श्लोक शुरू होता है। मैं सोच रहा था स्वदेशी का आदि श्लोक क्या है, क्योंकि अभी मुझे विषय दिया गया है स्वदेशी की विकास यात्रा। तो स्वदेशी का आदि श्लोक स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने बोला है। लंका विजय के पश्चात जब विभीषण आमंत्रण देते हैं कि यहाँ पर रहना चाहिए, आपको कुछ दिन यहाँ व्यतीत करने चाहिए, तो राम जी लक्ष्मण की तरफ देखते, तो लक्ष्मण जी की तरफ तो लक्ष्मण जी हाँ कर देते कि विभीषण कह रहे अब तो अपना ही राज है। तो राम जी वहाँ बोलते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कि जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। स्वदेशी का इसको आदि श्लोक कह सकते हैं। ये स्वदेशी की भावना ये स्वदेशी जागरण मंच ने नहीं शुरू की ना, ये प्राकृतिक है। माँ के प्रति पुत्र का लगाव ये प्राकृतिक है। मातृभूमि के प्रति समाज का लगाव ये भी प्राकृतिक है। इससे अलग अगर गए तो वो विकृति है। इस जननी जन्मभूमिश्च इस विचार को संवारना, इसके लिए प्रयत्न करना, ये इस प्रकृति को संस्कृति देना है। इससे विमुख होकर इस समय का वातावरण चल रहा है, इसलिए विकृति हुई है। इस स्वदेशी की विचारधारा के आधार पर, चाहे वह सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, अथवा आर्थिक क्षेत्र में, भारत ने 10,000 साल से अधिक समय तक अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था रखा है, और वो भी पर्यावरण का विनाश किए बिना। अभी महाराज जी बता रहे थे 45 ट्रिलियन डॉलर ये अंग्रेज यहाँ से लेकर गए हैं। शशि थरूर की लेटेस्ट बुक में यही है। जयशंकर हमारे विदेश मंत्री ने उसको कोट किया अभी यूनाइटेड नेशन की असेंबली में। और 45 ट्रिलियन डॉलर कितने होते हैं आपको बताऊं? अमेरिका की टोटल अर्थव्यवस्था का साइज है इस समय पर 23 ट्रिलियन डॉलर टोटल अमेरिका की। हमारा 3.1 ट्रिलियन डॉलर की हम इकोनॉमी है। अमेरिका इस समय पर 23 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। 2 अमेरिका अंग्रेज भारत से लूट कर ले गए। इधर ध्यान रखिए, 10,000 सालों तक हम इतने समृद्ध देश रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्वदेशी अर्थव्यवस्था, उसके विकास मॉडल भारत में प्रस्तुत किया था। किंतु समय का चक्र चला। 6वीं शताब्दी में इस्लाम ने संपूर्ण दुनिया को डराना शुरू किया, आक्रमण करने शुरू किए, भारत पर भी शुरू किए। 712 में मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण हुआ भारत पर, और उसके बाद एक के बाद एक लुटेरे इस संपूर्ण देश के धन धान्य को लूटने के लिए लगातार आने लगे। मंगोल आए, चंगेज आए, बाकी सब आए, बाद में पुर्तगीज आए, फ्रेंच आए, और उसी के साथ अंत में अंग्रेज आए। लगातार भारत को 712 से लेकर 1947 तक 1200 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा। इसी संघर्ष के काल को ही अंत देते हुए स्वदेशी के विचार का दोबारा प्रादुर्भाव हुआ, जब पंजाब की धरती पर संत राम सिंह कूका ने स्वदेशी आंदोलन का आह्वान किया। वो समझ गए कि कुटिल अंग्रेज को अगर यहाँ से भगाना है तो उनकी आर्मी और वो इतनी स्थिति नहीं है हमारी कि हम सब उसको कर पाएंगे, तो उसको अर्थव्यवस्था पर चोट लगानी चाहिए। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के उत्पादों के बहिष्कार का ये पहला उद्घोष दिया। ये बात होगी 1856-57 के आसपास की। बाद में उनको बर्मा जेल में निर्वासित कर दिया गया, यानी
देश निकाला दे दिया गया, किंतु स्वदेशी की लौ तो जग चुकी थी। 1875 में आर्य समाज के स्वामी दयानंद महाराज ने इस लौ को आगे बढ़ाया। क्यों? क्योंकि भारत मूलतः आध्यात्मिक देश है, इसलिए भारत के राजा भी ये अनुसरण करते हैं अपने संत वृंदों का। भारत का कोई भी आप आंदोलन देखेंगे अथवा कोई भी अभियान देखेंगे, उस अभियान का प्रणेता जो है शिवाजी महाराज हैं। प्रणेता कौन है? प्रणेता समर्थ रामदास है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, उन्होंने शस्त्र उठाया। प्रणेता कौन है? बाबा नानक है। ये भारत की परंपरा है और इसीलिए स्वदेशी आंदोलन की पुनर्शुरुआत भी संत राम सिंह कुका और स्वामी दयानंद महाराज ने की और उसी को आगे बढ़ाया स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कि उनके पटु शिष्य बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ उपन्यास में वंदे मातरम का गीत लिखा 1892 में। तो 1856-57 में राम सिंह कुका, 1875 में स्वामी दयानंद जी महाराज, 1892-93 में रामकृष्ण परमहंस और बंकिम चंद्र चटर्जी और उन्हीं का पटु रामकृष्ण परमहंस का पटु शिष्य स्वामी विवेकानंद स्वदेशी का भाव जगाते हुए दिखते हैं। और उसी लॉ को उसी समय पर 1897-98 में पकड़ा जब सोशो पॉलिटिकल, अभी तक था ये सोशो रिलीजियस मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, 1897-98 में आकर ये सोशो पॉलिटिकल हुआ जब लाल बाल और पाल की तिकड़ी ने स्वदेशी आंदोलन को मूर्त रूप दिया। हम सब जानते होंगे तिकड़ी यानी कौन है? लाल बाल पाल। लाल यानी पंजाब के लाला लाजपत राय जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक भी स्थापित किया। पाल यानी विपिन चंद्र पाल और बाल तो हम सब जानते हैं बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और इन्होंने लाला लाजपत राय, इन तीनों ने भारत का प्रथम सोशो पॉलिटिकल स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। इससे पहले ये सोशो रिलीजियस क्या नाम है स्वदेशी आंदोलन का प्रारूप था। यहाँ से हम देखते हैं वो सोशो पॉलिटिकल होता है। और 1905 में जब अंग्रेजों ने कुटिल चाल चलते हुए बंग का भंग किया, यानी बंगाल प्रदेश जो आज का आसाम, बांग्लादेश और हमारे पास का वो है बंगाल प्रदेश है, इस सारे को मिलाकर उस समय इकट्ठा ये बंगाल प्रदेश था, इसका विभाजन किया। वास्तव में हिंदू मुस्लिम करने के लिए कहा तो उन्होंने ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कारण से करने, मूल कारण उसका हिंदू और मुस्लिम के बीच में फूट डालकर आज़ादी के आंदोलन को तोड़ना था, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन का केंद्र उस समय कलकत्ता था, कलकत्ता देश की राजधानी थी। इसलिए उन्होंने बंग भंग किया। इस बंग भंग के विरोध में जो आंदोलन हुआ उसको सामान्य तौर पर वंदे मातरम आंदोलन भी कहते हैं। 6 वर्ष चले इस आंदोलन को ही भारत का संपूर्ण समग्र प्रथम स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है, जिसमें खुले तौर पर सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर अंग्रेजों का बायकाट और अंग्रेजों के वस्त्र जलाना और ये सब हुआ। शुरुआत तो उसकी वीर सावरकर जी ने की थी, लेकिन संपूर्ण देश में वंदे मातरम और अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार ये 1905 से 1911 तक चले हुए इस आंदोलन में से दिखता है। उस स्वदेशी आंदोलन जो अब भभक चुका था, काफ़ी बढ़ चुका था, चिंगारी मशाल बन चुकी थी, उस मशाल को दावानल बनाने का काम किया इस जगत पे हुए एक श्रेष्ठतम जबरदस्त सोशो रिलीजियस पॉलिटिकल व्यक्तित्व ने। शायद दुनिया ने रेयर ऐसा व्यक्तित्व देखा होगा, महात्मा गांधी। और इस स्वदेशी आंदोलन को जो काफ़ी आगे बढ़ाया था, इसको संपूर्ण ऐसा बनाना कि संपूर्ण देश उसमें आ जाए, ऐसे स्वदेशी आंदोलन को तिलक से पकड़कर महात्मा गांधी ने चरखा का एक प्रतीक बनाकर, लोगों को समझ नहीं आया, खासकर अंग्रेजों को तो बिल्कुल समझ नहीं आया कि हमारे राज्य को हटाने में इस चरखे का क्या काम है।
किसी को समझ नहीं आता था, जैसे आज भी समझ नहीं आता। कई बार लोग कहते हैं आप ये घर के अंदर साबुन और विदेशी ना रखो, स्वदेशी रखो, ये कोलगेट और टूथपेस्ट मत करो, स्वदेशी करो, ये जो आप करते हैं पेप्सी कोला कोका कोला नहीं, इसका इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को ठीक करने से क्या संबंध है, लोगों को समझ नहीं आता। लेकिन हमारे को मालूम है किसी भी आंदोलन को शुरुआत जो है, किसी भी आंदोलन को अगर प्रभावी करना है, WTO के निर्णय हो अथवा भारत सरकार के निर्णय, उसको प्रभावित करने की एक ही गारंटी होती है कि वह जन सामान्य का विचार बना क्या। गांधी जी को भी स्पष्ट था, दत्तोपंत ठेंगड़ी को भी स्पष्ट था कि इसलिए जो जन सामान्य स्वदेशी के लिए कर सकता है, उन्होंने वो प्रारूप रखा। गांधी जी को मालूम था कि अंग्रेजों की लाठियां जन सामान्य नहीं खा सकता, अंग्रेजों के खिलाफ जेल में जन सामान्य नहीं जा सकता। कोई भगत सिंह जा सकता है, चंद्रशेखर कर सकते हैं, कोई और बाकी क्रांतिकारी कर सकते हैं। जन सामान्य को जोड़ने के लिए उनका घर में बैठे बैठे चरखा बुनो। घर में बैठी बूढ़ी माँ भी चरखा काटती थी। मैं स्वदेशी आंदोलन कर रही हूँ, लेकिन उसी समय पर उसके दिल दिमाग के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ भावना बढ़ रही होती थी। अब ये महिला जो चरखा काट के दिल दिमाग के अंदर केवल वो बुन नहीं रही है, कपड़ा नहीं बुन रही है, अंग्रेजों के खिलाफ अपने मन मस्तिष्क में एक चादर बुन रही है। ये महिला अपने बच्चों को भी कहती है अंग्रेजों को भगाना है। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन को इस ढंग से बढ़ाया कि स्वदेशी का आंदोलन स्वराज्य का आंदोलन हो गया। संपूर्ण दुनिया में अंग्रेजों को अपने अपने देश छोड़ने पड़े, उसके अलग अलग कारण होंगे, लेकिन भारत में अंग्रेजों को अगर छोड़ना पड़ा भारत, तो उसका सबसे बड़ा कारण था स्वदेशी आंदोलन। ये अलग बात है कि 1947 के समय पर, जिस समय पर भारत आज़ाद हुआ, तो भारत के प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति बन गए, संयोग से कहिए या जो भी कहिए, कि जिनको स्वदेशी में बहुत आस्था नहीं थी। इवन उन्होंने गांधी जी द्वारा लिखे गए हिंद स्वराज्य के बारे में अनास्थापूर्ण वाक्य कहे थे और कहा था मैं इसको व्यावहारिक मानता ही नहीं। इसलिए 47 के पश्चात ये स्वदेशी आंदोलन कुंद पड़ गया, अंग्रेज चले गए थे, इसलिए जन सामान्य को लगा अब तो अपना राज्य आ ही गया है, अब तो वास्तव में स्वदेशी ही स्वदेशी चलना है। किंतु अगले 35-40 साल समाज इस गफलत में रह गया और समाज जो है स्वदेशी की राह पर चलने के पश्चात की बजाय या तो रशिया के क्या नाम है कम्युनिज्म मॉडल के ऊपर चला गया, या फिर अमेरिका की पूंजीवादी मॉडल 1985 में राजीव गांधी के समय आना शुरू हुआ। उस समय एक श्रेष्ठ महापुरुष, उसी परंपरा का, उसी लाल बाल पाल का, उसी क्या नाम है वीर सावरकर की परंपरा के, उसी महात्मा तिलक की परंपरा के, उसी महात्मा गांधी की परंपरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय और दत्तोपंत ठेंगड़ी, इन्होंने कहा स्वदेशी की मशाल को दोबारा से जलाना होगा। जिस दावानल में जलकर अंग्रेज स्वाहा हो गए, उस दावानल की लो जो कुंद पड़ गई, उसको दोबारा से पैदा करना होगा। और इसलिए 1991 की 22 नवंबर को उन्होंने स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की। शुरुआत में एक बीज डाला। नागपुर के विश्वविद्यालय के उस समय के कुलपति रहे थे प्रोफेसर MG बोगरे, उनको संयोजक बनाया गया। उनके नेतृत्व में एक 20 से 25 अर्थशास्त्रियों ने मिलकर इस मंच की गठन किया। राष्ट्रवादी संगठनों ने उसमें सहयोग किया और 1994-95 में बहुत समय बाद 47 से पहले स्वदेशी स्वदेशी सुनते थे, लगभग 50 साल के अंतराल के बाद 1994-95 में संपूर्ण देश में स्वदेशी स्वदेशी, WTO, भारत छोड़ो, GATT वापस जाओ, इसकी उद्घोषणाएं होने लगी, सेमिनार होने लगे, गोष्ठियां होने लगी, गांव-गांव में चर्चाएं होने लगी, पत्रक बंटने लगे, विदेशी स्वदेशी सूचियां बनने लगी, विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करो, स्वदेशी कंपनियों को अपनाओ। 1947 से पहले लोगों ने महात्मा गांधी जी के बारे में सुना था, अब 1994-95 में अब स्वदेशी जागरण मंच के इस पत्रकों में पढ़ने लग गए थे फिर से। इसलिए लोग बार बार कहते थे अच्छा स्वदेशी वाले हैं ना गांधी जी वाले, क्योंकि गांधी जी के बाद बीच में किसी ने काम किया नहीं। गांधी जी के बाद ये काम फिर
दीनदयाल जी और ठेंगड़ी जी ने शुरू किया। हालांकि ठेंगड़ी जी 1985-86 से ही भारतीय मजदूर संघ और विद्यार्थी परिषद और किसान संघ के माध्यम से इस विषय को उठा रहे थे, किंतु स्वदेशी आंदोलन को एक संस्थागत रूप देकर, मंच का नाम देकर ये 1991 में शुरू किया। 94-95 में संपूर्ण देश के 2 लाख गांवों के अंदर स्वदेशी विदेशी की सूचियां बटी। विदेशी कंपनियों का बहिष्कार, ये पेप्सी कोला, कोका कोला, ये देश के अंदर से पैसा खींचने वाली हैं, रोजगार को खींचने वाली कंपनियां हैं, इसलिए यूनिलीवर के साबुन इनका बहिष्कार करो, ये कोलगेट की टूथपेस्ट इनका बहिष्कार करो। भारत ने देखा, अरे वही हमारा पुराना आंदोलन, वही स्वदेशी के लोग, ये फिर से हो गए क्या? पुरानी नींव नया निर्माण। और WTO को साइन किया भारत की पार्लियामेंट में। उस समय के प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव और कांग्रेस की सरकार ने बिना पार्लियामेंट में चर्चा किए हुए भारत को 23 जुलाई 1995 को WTO पर हस्ताक्षर करने पर, मैं कहता हूँ, मजबूर किया। तो दत्तोपंत ठेंगड़ी ने कहा आज से तृतीय विश्व युद्ध शुरू है। 2 विश्व युद्ध हुए हैं, 1914 से 1919 प्रथम, 1939 से 1945 द्वितीय। दत्तोपंत ठेंगड़ी ने कहा तीसरा विश्व युद्ध जो है ये शस्त्रों का नहीं है, ये आर्थिक युद्ध है। और इसलिए 1995 में जिस दिन भारत ने WTO में साइन किया अपने आप को, उसी दिन से उन्होंने कहा ये तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत है। और भारत ने इस विदेशी आर्थिक मॉडल को और विदेशी उनके प्रतिनिधि विदेशी कंपनियों के खिलाफ और स्वदेशी पूंजी और स्वदेशी प्रतिभा के आधार के ऊपर भारत का विकास हो, इसको दोबारा से खड़ा करना शुरू किया। और उसका प्रतीक बन गया दाभोल की एनरॉन परियोजना। महाराष्ट्र के अंदर दाभोल जिला है, उसके स्थान है, वहाँ पर अमेरिकी कंपनी एनरॉन आई थी, विदेशी कंपनी थी बिजली के क्षेत्र की। 8 गुना ज़्यादा वो पैसा भी ले रही थी और काउंटर गारंटी मांग रही थी। स्वदेशी जागरण मंच ने उसको प्रतीक बनाया। संपूर्ण महाराष्ट्र में शुरू हुआ और संपूर्ण देश में एनरॉन के खिलाफ स्वदेशी जागरण मंच का व्यापक जन आंदोलन हुआ। हालांकि बीच में शिवसेना की सरकार आ गई और उन्होंने भी उसकी संस्तुति कर दी। शिवसेना बीजेपी की इकट्ठी सरकार आई थी, उसके कारण से आंदोलन को झटका लगा। लेकिन अंत तो गत्वा, क्योंकि ठेंगड़ी जी कहा करते थे कि सत्य जो है ये अपने ही पैरों पर खड़ा होता है और सत्य की विजय होनी निश्चित होती है। इसलिए एनरॉन का वो जो विदेशी कंपनी के विरुद्ध स्वदेशी पहला आंदोलन था, अंत तो गत्वा 2001 में सफल हुआ, जब एनरॉन कंपनी को भारत छोड़कर दोबारा से अमेरिका जाना पड़ा। स्वदेशी जागरण मंच ने उसके पश्चात एक से एक आंदोलन शुरू किए। मेंढक एक स्थान है आंध्र प्रदेश में, शायद अब तेलंगाना में आता है, उस समय इकट्ठा प्रांत था। वहाँ पर एक विदेशी कंपनी, शायद यूरोपियन कंपनी थी, उसने यांत्रिक कत्ल खाना लगाया। भारत ये संपूर्ण दुनिया को अन्न देने वाला देश है भाई, औषधि देने वाला देश है, अच्छे विचार देने वाला देश है, लेकिन वो दुष्ट जिनके लिए सारी दुनिया का हर एक चीज़ केवल कॉमर्स ही है, उन्होंने भारत से गाय, बैल, बछड़े, ये सब इसका निर्यात हो और निर्यात भी बड़ी मात्रा में हो, इसलिए यांत्रिक कत्ल खाना, यानी एक तो कत्ल खाना होता है भाई आदमी करके छोटे मोटे टोके से करते हैं और वो करते हैं, एक पूरा उन्होंने बल्कि जैसे फैक्ट्री होती है वैसी लगाई, बड़ी फैक्ट्री, और ये विदेशी कंपनियों के उससे लगी थी। इसलिए स्वदेशी जागरण मंच ने उसका दूसरा बड़ा प्रतीक बनाया। वर्धा, जहाँ विनोबा भावे जी का स्थान है, दत्तोपंत ठेंगड़ी का जन्म भी वर्धा जिले का है, राजीव दीक्षित भी वहीं के थे, वहाँ से गांधी जी ने भी सेवाग्राम वहीं पर बनाया। वर्धा से लेकर मेंढक तक 765 किलोमीटर के लगभग ये वो है रास्ता है, वहाँ तक स्वदेशी जागरण मंच की लगातार पदयात्रा हुई, घेराव हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में लाठीचार्ज हुआ, कार्यकर्ता घायल हुए, जो भी हुआ, अंत तो गत्वा उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगी, लेकिन संपूर्ण देश के अंदर इस विषय की तरफ ध्यान गया और स्वदेशी आंदोलन एक व्यापक आंदोलन है, इस मुद्दों को लेने वाला, ये स्थापित हो गया। स्वदेशी जागरण मंच ने उसके पश्चात फिर पीछे मुड़कर देखा नहीं। दत्तोपंत ठेंगड़ी का नेतृत्व और स्वदेशी आंदोलन आगे बढ़ता गया। उसी समय पर, क्योंकि 1985 के बाद
जब राजीव गांधी थे उसी समय पर इन विदेशी कंपनियों को भारत में आना शुरू हो गया था। विकास का पूंजीवादी मॉडल शुरू हो गया था। 1991 में उसको बड़े अच्छे अच्छे शब्द दिए गए, नई आर्थिक नीतियाँ। पता नहीं क्या बड़ी भारी चीज़ आ रही थी बनी नई आर्थिक नीति। सब यूनिवर्सिटियों में, सब कॉलेजों में सब अर्थशास्त्री बोल रहे थे नई आर्थिक नीति आ रही है। पता नहीं कोई बड़ी चीज़ आ गई। नई आर्थिक नीतियाँ कुछ नहीं, विदेशी विकास मॉडल आ रहा था, जो शुरू में तो चमक दमक दिखती है लेकिन अंत तो गत्वा विनाशकारी होती है। ये आज वे भी स्वयं भी मान रहे हैं कि COP2 पेरिस में समझौते कर रहे हैं। 176 देश जलवायु के ऊपर समझौता करते हैं। क्यों? उन्होंने जिस विकास मॉडल के कारण से इतना वेल्थ क्रिएट की, वो सारी की सारी पर्यावरण को विनाश करने वाली है, जो पर्यावरण अंत तो गत्वा संपूर्ण सृष्टि को विनाश करने वाला है। ऐसे सृष्टि का विनाशक विकास का मॉडल ये है। स्वदेशी जागरण मंच ने लगातार प्रस्तुत किया। समुद्र के अंदर हमारे मछुआरे, समुद्र की कोस्ट लाइन भारत की 4382 किलोमीटर लंबी है। दुनिया में शायद दूसरी अथवा तीसरी कोस्ट लाइन हमारी है, भारत की है। इतनी ही बड़ी हमारे लाखों मछुआरे, जैसे यहाँ किसान अपनी खेती करके खेती करते हैं, वो लाखों मछुआरे जाते हैं 10, 12, 15, 20, 25, 50 किलोमीटर जाते हैं और वहाँ अपना जाल डालते हैं, शाम को मछली लेकर आते हैं और यहाँ बेचते हैं। सैकड़ों सालों से चल रहा है ना। ये प्रकृति का दोहन है। गाय का दूध लेना ये दोहन है, वृक्ष का फल और लकड़ी लेना दोहन है, लेकिन वृक्ष को काटना या गाय को काट कर या जीव को काट कर उसका मांस खाना ये शोषण है। दोहन ये स्वदेशी विचार है, शोषण विदेशी विचार है। उन्होंने क्या किया? इन विदेशी कंपनियों ने समुद्र के अंदर बड़े ट्राले लाए, मैकेनाइज्ड। कहा तो यह कि डीप सी में हम फिशिंग करेंगे, लेकिन डीप सी का मतलब क्या होता है? डीप सी का मतलब होना चाहिए 15 किलोमीटर से दूर, परंतु वो तो 4 किलोमीटर तक आ जाते थे। और सारी जितनी मच्छियाँ, जो हमारे 5000 मछुआरे जितनी मछली लेकर आते थे, उनका एक बड़ा ट्राला, मशीनें लगती थी, उनके बड़े बड़े जाल होते थे आधा किलोमीटर लंबे और बड़े मोटे मोटे, और जितनी मच्छियाँ 5000 हमारे नाविक किसान, ये जो मछुआरे जाते थे, दिन भर निकाल के लाते थे, उनका एक ट्राला आता था, उससे ज़्यादा मच्छी जो है 3 घंटे में निकाल के ले जाता था। सारे मछुआरे देखते रहते। जो प्रतिदिन 40 किलो मच्छी लेकर आता था, अब उसकी 20 किलो मच्छी रह गई। जो 60 किलो लेकर आता था, अब उसकी 25 रह गई। संपूर्ण मछुआरों की रोजी रोटी पर संकट आ गया। स्वदेशी जागरण मंच ने मोर्चा संभाला। हमारे सरोजदा, जो अभी तक हमारे अखिल भारतीय सह संयोजक थे 2 वर्ष पूर्व तक, अभी तो उनका केंद्र कटक हुआ है। हमारे एक तरफ से सरोजदा और एक तरफ से हमारे लालजी भाई पटेल समुद्र के बीच में यात्रा निकाली। लोगों ने देखा अनोखा आंदोलन है। समुद्र के बीच में जाते थे नौका लेकर, फिर जो तट आता था, गांव आता था, वहाँ रुकते थे, किसानों मछुआरों को जागृत करते थे, फिर वहाँ से आगे समुद्र में बोट लेकर चलते थे। कलकत्ता साइड से सरोजदा और गुजरात साइड से वो, और अंत में जाकर रामेश्वरम के पास मिलान हुआ। दोनों तरफ से ऐसी अद्भुत समुद्री यात्रा करने के परिणाम हुआ। संयोग भी था, सौभाग्य था कि उस समय पर सरकार अनुकूल आ गई थी, वाजपेयी जी की सरकार आ गई थी। इसलिए उन विदेशी ट्रालों का जो नवीनीकरण होना था वो निरस्त हुआ और स्वदेशी की जय जयकार हुई, मछुआरों को अपना रोजगार मिला। इसलिए 2001 में हम लोगों ने स्वदेशी मेलों का आयोजन किया। दिल्ली से प्रारंभ हुआ, संपूर्ण देश में आज भी चलते हैं स्वदेशी मेले। अपनी कंपनियां, छोटे अपने लघु उद्यमी, जिनको ब्रांडिंग की, जिनको विज्ञापन की सुविधा नहीं है, उनको स्थान देना, ऐसा एक स्वदेशी मेलों का आयोजन भव्य रूप से 2000 से शुरू हुआ और आज तक भी स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मेले देश में 20-22 स्थानों पर चलते हैं, जिसके कारण से हम लघु उद्यमी, छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहन देकर उनको स्थापित कराने का काम स्वदेशी जागरण मंच ने 2000 से शुरू किया। ये हमारे को विकास यात्रा के अंत आगे आनंद। टेलीकॉम, आज टेलीकॉम देखे, ये जितने भी ध्यान करना, भारत में टेलीकॉम सेक्टर में 4 सबसे बड़ी कंपनियां हैं। BSNL तो भारतीय सरकार की कंपनी है ही है, उसके अलावा रिलायंस है, उसके अलावा एयरटेल है, उसके अलावा कौन सी एक और कौन सी बड़ी चलती है, आइडिया वोडाफोन, है ना।
ये 4 मेजर कंपनियां हैं, बाकी छोटी मोटी हैं लेकिन 4 सबसे मेजर कंपनियां हैं। इनमें से आइडिया वोडाफोन में जो है वोडाफोन ये 50% का विदेशी पार्टनर है। अन्यथा 3.5 कंपनियां यानी टोटल 4 कंपनियों में से केवल आधा 3.5 कंपनियां आज संपूर्ण भारतीय कंपनियां हैं। बड़ी है छोटी है वो अलग है, किंतु आज आप लोगों को बता रहा हूं, अगर ये टेलीकम्युनिकेशन जैसे ई कॉमर्स में क्या है, सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? अमेजॉन, विदेशी है। दूसरे नंबर पर कौन सी है? फ्लिपकार्ट, जो वॉलमार्ट की हो गई है, वो विदेशी है। ई कॉमर्स में अब वो स्थिति नहीं हुई, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन में हमने विदेशी कंपनियों को भारत के टेलीकम्युनिकेशन पर प्रभुत्व नहीं होने दिया। आज जो कुछ तो भी है 90% 5% स्वदेशी कंपनियां हैं। ये स्वदेशी आंदोलन का परिणाम हुआ है। एक के बाद एक बीड़ी आया, ये सिगरेट की कंपनियां विदेशी कंपनियां, इन्होंने हमारे बीड़ी पत्ता मजदूरों को कहा कि ये तो जंगलों का पर्यावरण का नाश करते हैं और इसलिए बीड़ी का आंदोलन बंद करो, बीड़ी से कैंसर होता है, ऐसी उल्टी सीधी रिपोर्टें प्रकाशित कर देते हैं। स्वदेशी जागरण मंच ने बीड़ी मजदूरों के लिए भी, जो 1.5 करोड़ से ऊपर हैं, इस देश के लिए बीड़ी चलनी चाहिए। बीड़ी से कैंसर नहीं होता है, उसके पत्ते में वैसा वो नहीं है, बल्कि सिगरेट से ज़्यादा कैंसर होता है। ऐसी एक बड़ा प्रक्रिया और बड़ा उपक्रम बीड़ी मजदूरों की सहायता के लिए स्वदेशी आंदोलन ने चलाया। 2010 के अंदर एक क्रम से आते हुए 2010 में हमारा रिटेल सेक्टर 6 करोड़ हमारे रिटेल के छोटे व्यापारी, उनके ऊपर एफडीआई आके बड़ी कंपनियां वॉलमार्ट और बाकी सब कंपनियां आने की जब उन्होंने प्रक्रिया की, स्वदेशी जागरण मंच ने प्रबल विरोध किया। 2010 के अंदर उस समय पर विपक्षी में क्या नाम है, बीजेपी भी थी, बाकी दल भी थे, ये ममता की पार्टी भी तब हमारे साथ थी और बाकी भी सब लोग साथ थे। इसके कारण से 2010 में पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस का एफडीआई इन रिटेल में 50% का लाया हुआ प्रस्ताव ये निरस्त कर दिया गया। स्वदेशी जागरण मंच के आंदोलन का परिणाम। बाकी विपक्षी दल लगे, विचार स्वदेशी था, आंदोलन करने वाले विपक्षी दल भी थे, बाकी सब भी थे। बाद में कुछ मात्रा में 2013 में बीएसपी के साथ समझौता करके कुछ 26% या कुछ ले आए, एक बात है। इसी प्रकार से ई कॉमर्स में जबरदस्त क्या नाम है, स्वदेशी का संघर्ष अभी भी चल रहा है। जीएम क्रॉप्स, जीएम फसलों के अंदर आज भी ध्यान करिएगा, यूरोप के अंदर अमेरिका के अंदर 42% जीएम आ गया है, चीन के अंदर 34% जीएम आ गया है, यूरोप के कुछ 2-4 देशों ने विरोध किया हुआ है, लेकिन बाकी में भी लगभग 31-32% ये फसलों में जीएम आ गया है। भारत में नहीं आ पाया, कॉटन को छोड़कर। चोरी छुपे छोटा मोटा आया हुआ है, 2-4-5% कह नहीं सकते, लेकिन आज भी जीएम दुनिया भर में गया, भारत में नहीं आया, तो इसका सबसे प्रमुख श्रेय जाता है स्वदेशी आंदोलन को। ध्यान करके रखिएगा। और हमारे को ध्यान में आया 2015-16 के अंदर चीन के कारण से भारत का प्रति वर्ष और $56 बिलियन से लेकर $65 बिलियन तक वहाँ जा रहा है। हमारा लाखों का रोजगार वहाँ जा रहा है। सुरक्षा के लिए वो संकट हमारे यहाँ, इसलिए चीन के विरुद्ध एक व्यापक आंदोलन, राष्ट्रीय स्वदेशी सुरक्षा अभियान संपूर्ण भारत ने देखा, संपूर्ण भारत महसूस कर रहा था, उसको आंदोलन का शेप नहीं हो रही थी, वो देने का काम स्वदेशी जागरण मंच ने किया। जब 2017 के अंदर संपूर्ण देश में स्वदेशी स्वीकार, चाइनीज बहिष्कार, इसका उद्घोष हुआ, 1 वर्ष तक स्कूल कॉलेज से लेकर सामान्य हमारे जम्मू कश्मीर के लद्दाख से लेकर नागालैंड के अंतिम क्षेत्र तक, जहाँ के पश्चात बर्मा शुरू हो जाता है, वहाँ तक स्वदेशी के और चाइना बहिष्कार के आंदोलन और कार्यक्रम हुए। अंत में और 17 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर रामला मैदान में 1 लाख से ऊपर लोगों की रैली हुई, जिसका राष्ट्रीय और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार हुआ, सरकार पर परिणाम हुआ। अंततोगत्वा सरकार ने चाइनीज वस्तुओं के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी को अलग अलग मात्रा में बढ़ाने का परिणाम किया, जिसके कारण से लेबर इंटेंसिव सेक्टर में आज चाइना लगभग बाहर हो गया है। लेबर इंटेंसिव
मशीनरी वाला का भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कंबल है, ये जो अपने टॉयज़ की इंडस्ट्री है, दिवाली के पटाखे वगैरह हैं, रंग रोग हैं, ये जो चीज़ें हैं, इन सब में अब चाइनीज़ जो है 5-10% का ही रह गया है, वो भी अलग अलग तरीक़ों से आ रहा है, नॉर्मल तरीक़े से नहीं। चाइनीज़ बहिष्कार ऐसा सफल आंदोलन ये स्वदेशी जागरण मंच ने किया, अब तो प्रक्रियागत पड़ गया है, जरा समय की कारण से उसकी डिटेल नहीं बता रहा हूँ। ऐसी आरसेप का आंदोलन, RCEP, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, विश्व का अभी तक का सबसे बड़ा एग्रीमेंट होने वाला था। भारत ने विश्व की 38% GDP जिसमें इन्वॉल्व होती थी। दुनिया के 16 प्रमुख देश, जापान, चीन और भारत सहित, चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जापान तीसरी और भारत 5वीं, ये तीनों बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आ रही थी। दक्षिण कोरिया उसमें आ रहा था, ऑस्ट्रेलिया उसमें आ रहा था, समझौता लगभग तैयार था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता तो भारत की मंडियां फिर से अमेरिका से लेकर न्यूजीलैंड तक, न्यूजीलैंड का दूध से भर जाती और चीन की सस्ते माल से भर जाती। स्वदेशी जागरण मंच ने बाकी सब संगठनों को साथ लेकर जबरदस्त प्रतिकार किया और अंततोगत्वा 4 नवंबर 1919 को सिंगापुर के अंदर भारत का प्रधानमंत्री जाने वाले थे साइन करने के लिए। सारा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सोच रहा था मोदी जाएंगे और RCEP के ऊपर साइन करके आएंगे। मोदी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा गांधी जी का जंतर और मेरी आत्मा इस बात की अनुमति नहीं देती है और मैं RCEP के ऊपर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। भारत की अंतरात्मा जागी हुई है, क्योंकि स्वदेशी का भाव ये भारत की अंतरात्मा है। अभी पेटेंट फ्री का विषय आ गया। कोरोना के कारण से क्या महामारी हुई हम सब जानते हैं। उसके अलावा उपचार 2 थे, एक लॉकडाउन और एक वैक्सीन। लॉकडाउन तो सरकारों ने लगाना था, वैक्सीन चाहिए थी। वैक्सीन दुनिया के 5 देशों ने पैदा की, उनमें भारत भी एक। दुनिया के 210 देश, हमारे को गर्व होना चाहिए कि हमारे मेडिकल साइंटिस्ट और हमारे डॉक्टरों ने, जिनके प्रतिनिधि यहाँ 2-3 लोग बैठे हुए हैं, हमारे को डॉक्टरों के ऊपर नतमस्तक कि उन्होंने 1 साल से कम समय में उसकी वैक्सीन निकाली। दुनिया के 210 देशों में से केवल 5 देश, अमेरिका, चीन, रूस, यूएस यानी यूएस और जर्मनी की इकट्ठी एस्ट्राजेनिका और भारत, केवल 5 देश विकसित कर पाए वैक्सीन। 5 देशों में भारत एक। और उससे भी बड़ी बात है, अभी डेल्टा वेरिएंट के ऊपर जो लेटेस्ट स्टडी आई है, लेसेंट की स्टडी कह रही है कि डेल्टा वेरिएंट जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा डर रहे हैं, उस पे फाइजर अमेरिका का, उसके रिजल्ट हैं इफेक्टिवनेस के 62%, मॉडर्ना का भी 64 या 65% है। 90% इफेक्टिवनेस हमारी कोवैक्सीन की निकली है डेल्टा वेरिएंट पर। और कोवैक्सीन हम भारत नहीं सारी दुनिया में 150 से लेकर 200 रुपये में, यानी $2.5 से लेकर $3 में दे रहे हैं। लेकिन दुनिया की जितनी भी बाकी वैक्सीन है ये $16 से कम नहीं है। सबसे सस्ती और सबसे सुरक्षित वैक्सीन ये भारत ने पैदा की। और जरा ध्यान करना, गावा के अंतर्गत अमेरिका ने 8 करोड़ वैक्सीन दुनिया को देने का वायदा किया, अभी पूरा नहीं हुआ, उसमें से 3-3.5 करोड़। भारत ने 6 करोड़ वैक्सीन पहले ही दुनिया के 20 देशों को वितरित कर दी थी। 45 करोड़ वैक्सीन लगाकर इस समय पर चाइना ने कहा है हमारी 110 करोड़ है, लेकिन चाइना को कोई विश्वास मानता नहीं है। वो क्या करता है, वायरस उसी का निकाला हुआ, इसलिए उसका डाटा कोई मानता नहीं। अमेरिका ने अभी तक वैक्सीन लगाई है 35 करोड़, भारत ने अभी तक वैक्सीन लगा ली है 45 करोड़। दुनिया में हम सबसे आगे। ये क्यों है? क्योंकि इस समय की सरकार और इस समय की समाज, इन दोनों में स्वदेशी भाव ये जबरदस्त हुआ है। इसलिए डॉक्टर साहब भी जब बता रहे थे कि PPE किट बनाने का मामला हो, हाइड्रोसिस क्लोरोक्विन जब सारी दुनिया में देने की बात हो, या अभी वैक्सीन देने की बात हो, संपूर्ण दुनिया में हम क्यों, हमारे पास श्रेष्ठ स्वदेशी विचार है, वसुधैव कुटुंबकम। ये संपूर्ण दुनिया ये परिवार है। पश्चिमी मॉडल, पश्चिमी सोच, ये इस विश्व को एक बाजार मानते हैं, भारत इस विश्व को एक परिवार मानता है। इस नाते से हम सब जरा तैयारी करें। स्वदेशी के विचार पर चलता हुआ भारत संपूर्ण दुनिया का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। अभी 7 साल पहले तक हम 9वीं अर्थव्यवस्था, 11वीं अर्थव्यवस्था थे। अभी मैंने 3 दिन पहले आंकड़े देखे, $3.1 ट्रिलियन के साथ हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं।
और निश्चित रूप से 2030 आते आते तक हम $10 ट्रिलियन के साथ दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जीडीपी के आधार पर 100% रोजगार की अर्थव्यवस्था और 0% बीपीएल की बनने जा रहे हैं। तैयारी करें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ना ही भविष्यवाणियों में विश्वास रखता हूँ, लेकिन एक बात जो मैं अपने चर्म चक्षुओं से देख रहा हूँ वह यह स्पष्ट है कि भारत माता फिर से अपने प्राचीन विश्व गुरु के सिंहासन पर बैठकर पहले से अधिक तरीके से विश्व का मार्गदर्शन करने जा रही है। संपूर्ण दुनिया में एक ही उद्घोष होने वाला है और वो उद्घोष होगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज इतना पर्याप्त। आज के इस ओजपूर्ण, प्रेरक और रोम रोम को ऊर्जा से भर देने वाले वक्तव्य के बाद मैं जब पीछे बैठ के सोच रहा था कि जैसे ही भाई साहब का विषय समाप्त होगा मैं खूब नारे लगवाऊंगा, मुझ में इतनी ऊर्जा आ गई थी। लेकिन जब मैं आया, मैं मंच तक आ पाता, माइक तक आ पाता, तब से पीछे से ही नारों की आवाज़ आने लगी। तो मैं लेकिन सोचा था तो 2 नारे तो मैं ज़रूर लगवाऊंगा। जय स्वदेशी।